हेलो स्टूडेंट्स, परिभाषा प्रकरण में आज के वीडियो में हम आगे की परिभाषाएं देखेंगे। इसके पहले प्रकृति विकृति तक का वीडियो में मैंने परिभाषा को कवर किया है। इसके आगे चय प्रकोप प्रसर स्थान संशय जो षड क्रियाकाल के स्टेजेस हैं उसकी परिभाषाएं हैं संस्कृत के सिलेबस में। तो परिभाषा की दृष्टि से कितना लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, उसके बारे में मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो पहला जो वर्ड है वो है चय। चय मीन्स होता है किसी चीज़ का एक्युमुलेशन होना एक जगह पर। ये सिंपल सा मीनिंग है इसका। अब आयुर्वेद में और षड क्रियाकाल में इसका क्या महत्व कैसे है वो सब इसमें हम देखने वाले हैं। तो क्या लिखा हुआ है, व्याधि की उत्पत्ति से अंत तक की अवस्था की प्रथम अवस्था चय है, एक्युमुलेशन और क्वांटिटेटिव इंक्रीज। ये शब्द कैसे बना है, ची प्लस एरच प्रत्यय के साथ में चीयते चीयते व निरुक्ति के साथ में यह शब्द बना है। परिभाषा की दृष्टि से देखा जाए तो चयो वृद्धि स्वधामिन एव प्रद्वेषी वृद्धि हेतु, ये इसका परिभाषा है। विपरीत गुण इच्छा, ये इसका एक पर्टिकुलर सिम्टम्स है जिसके द्वारा ये जाना जाता है कि अब किसी भी रोग का चय अवस्था स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो चयो वृद्धि स्वधामिनी नाम एव, चयो वृद्धि मतलब कि अपने जैसे धर्म के गुणों का जब प्रयोग किया जाता है दोष के रूप में, तो वहाँ पर वो वृद्धि के रूप में इकट्ठा होना एक जगह शुरू हो जाता है और वह चय की अवस्था शुरू होती है। प्रद्वेषी वृद्धि हेतु, प्रद्वेषी मतलब द्वेष करना, मतलब उस चीज़ की इच्छा नहीं होना। किस चीज़ की इच्छा नहीं होना? जो वृद्धि का कारण है। कोई भी चीज़ आप ऐसी ले रहे हैं या ऐसा काम कोई कर रहे हैं जो पर्टिकुलर किसी दोष को बढ़ा रहा हो, तो कुछ समय बाद हमको उससे द्वेष होने लगता है। जैसे बहुत ज़्यादा चल लिए, बहुत ज़्यादा दौड़ लिए, तो उससे वात प्रकोप, डेफिनेटली वात का जो चय है बढ़ेगा, प्रकोप बढ़ेगा। तो थोड़ी देर बाद हमको लगता है ना कि अब हमसे बिल्कुल भी नहीं चला जाएगा, मतलब आपको विद्वेष होने लगा उससे, क्योंकि एक एक्सट्रीम लेवल तक आने के बाद बॉडी रिएक्ट करती है कि ये चीज़ आपके लिए अब ठीक नहीं है, आप इसको मत करिए। लेकिन जब हम बियॉन्ड द कैपेसिटी जाके काम करते हैं, हम अपने शरीर की डिमांड को नहीं सुनते हैं और फिर भी वो काम लगातार करते हैं, तो फिर वो नेक्स्ट स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। वात पित्त कफ के अपने अपने जो स्थान हैं, सभी के अपने अपने पर्टिकुलर स्थान है, या आपने फिजियोलॉजी में देखा होगा। उन स्थानों पर ये दो संचित हो जाते हैं। कब? जब इनके समान इनको संचय करने वाले, प्रकोप करने वाले हेतुओं का सेवन किया जाता है। यह किसी भी व्याधि की प्रथम क्रियाकाल है। कोई भी रोग एकदम से नहीं होता है, सिवाय एक्सीडेंट और इन्फेक्शन के अलावा। अगर शारीरिक व्याधि हुई है तो वो संचय प्रकोप से ही होके होती है। अलग अलग दोषों के संचय से अलग अलग लक्षण होते हैं। वात का संचय होगा तो दूसरे लक्षण, पित्त के तो कफ के तो सबके अलग अलग। तो इसमें क्या लक्षण आए हुए वो यहाँ पर बताया हुआ है। वात के दोष के संचय से होने पर कब्ज और कोष्ठपूर्णता होती है। सबसे पहले कभी भी वात प्रकोप होता है तो वो इस तरीके के लक्षण दिखाता है। पित्त दोष के संचय होने पर पीत अवभासता और मंदूष्मता होती है। मंदूष्मता का मतलब होता है ठंड ज़्यादा लगने लगता है उस व्यक्ति को। कफ दोष के संचय होने पर अंगगौरव, भारीपन और आलस्य होता है। ये लक्षण जब कोई व्यक्ति वात पित्त कफ की वृद्धि के हेतु युक्त आहार विहार करता है तब सर्वप्रथम दो संचय की अवस्था को प्राप्त होते हैं और उपरोक्त लक्षणों को प्रकट करते हैं। ये लक्षण इसीलिए होते हैं कि व्यक्ति इस चीज़ को समझे कि किसी एक पर्टिकुलर दोष के ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है हेतु को, और उसको वहीं पर रोक दे। यदि इस अवस्था में चिकित्सा नहीं होती है तो संचित दोष और बलवान होकर प्रकोप को अवस्था को प्राप्त होते हैं। अगर आपने यहाँ पर अपना हेतु सेवन नहीं रोका तो वो आगे की स्टेज में बढ़ जाते हैं। इसी अवस्था में दोषों को सम करना लाना सरल होता है। ये प्रथम स्टेज होती है, तो यहाँ पर दोष ईजिली क्योरेबल होते हैं। थोड़े से ही प्रयोग से ये ठीक हो जाते हैं। थोड़े से ही प्रयोग से कि आप हेतु सेवन बंद कर देंगे वैसे ही में ही ठीक हो जाएंगे, आपको कोई औषधि की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है यहाँ पर। चय अवस्था में जो दोष चय होते हैं उनके गुण के विपरीत आहार विहार की इच्छा होती है, यह प्रमुख लक्षण है सामान्य तौर पर। और जब आप विपरीत गुण आहार विहार का सेवन करने लगते हैं तो चय की अवस्था अपने आप खत्म हो जाती है। यदि उदाहरण के तौर पर वात का आपने हेतु सेवन किया है, चय हो गया, तो उसके विपरीत गुण इच्छा, आपको कफ का, आपको आराम, किसी भी तरीके के कफ को बढ़ाने वाले गुण और आहार विहार की इच्छा होगी, आप उनका सेवन करेंगे तो वात का प्रकोप अपने आप खत्म हो जाता है। ये सिंपल से, जैसे बहुत ज़्यादा मीठा खा लिए तो फिर लगता है कि कुछ अच्छा चिटपटाया तीखा खा लिया जाए, या बहुत ज़्यादा हैवी फूड खा लिया तो लगता है कि अब तो वो हल्का। तो ये अपनी आप में स्वाभाविक है, ये प्रकृति के द्वारा दिया हुआ हमारी बॉडी को गुण है कि कोई भी चीज़ जब ज़्यादा आप यूज़ करेंगे तो उसके अपोजिट साइड का जो प्रॉपर्टी वाली चीज़ है उसकी इच्छा अपने आप मन में पैदा होने लगती है। तो ये दिस इज़ द चय डेफिनेशन। जो मुख्य है संस्कृत में लिखने वाली वो ये है, इसको आपको लिखना ही लिखना है, फिर ये वर्णन करना होता है जिसमें आपका एक अच्छा आंसर रेडी होता है। नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं।
नेक्स्ट परिभाषा है प्रकोप। तो संचय के बाद आता है प्रकोप। प्रकोप शब्द कैसे बना? प्र प्लस को प्लस धाएँ प्रत्यय के साथ में प्रकृष्टे क्रोधे कामानावशजे चित्तवृत्ति भेदे से ये प्रकोप बना है। इसकी परिभाषा कोपस्तुन मार्गगामिता लिंगानाम दर्शनम। कोपस्तुन मार्गगामिता मतलब कोप का मतलब होता है कि अपने स्थान से ऊपर की तरफ जाने की स्थिति में दोष आ जाते हैं। लिंगानाम दर्शनम मतलब अपने लक्षणों को स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं। विलयन रूप वृद्धि प्रकोप। विलयन रूप मतलब कि उनका विलय मतलब कि वो इतने बढ़ जाते हैं कि जैसे एक नदी होती है, वो बढ़ने के बाद आगे बढ़ती है और अपने जो स्थान है उससे दूर जाने के लिए तैयार हो जाती है, वैसे ही ये प्रकोप की अवस्था होती है। कोप का अर्थ होता है उन्मार्गामिता। उन्मार्गामिता मतलब होता है अपने स्थान से दूसरे मार्ग आगे जाना। संचय में यदि चिकित्सा नहीं होती तब दोष प्रकोप अवस्था में चले जाते हैं। यह चिकित्सा का द्वितीय क्रियाकाल है। संचय अवस्था में जो लक्षण प्रकट होते हैं, कोप अवस्था में उससे अधिक लक्षण प्रकट होते हैं। यह दोषों की अवस्था है। सो वात पित्त का अपने अपने लक्षणों को प्रकट करते हैं। क्या लक्षण प्रकट करते हैं वो देखते हैं हम। वात प्रकोप का आहार विहार जैसे क्या हुआ? अति व्यायाम, ये विहार हो गया। अति अध्ययन, जागरण मतलब रात और दिन जागना, आराम नहीं करना, अधिक स्विमिंग करना, सवारी करना, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना, वेगों को रोकना, कटु तिक्त कसाय रसयुक्त ज़्यादा आहार का प्रयोग करना, सूखी हुई सब्जियां, सूखा हुआ फूड, पैक्ड फूड खाना, बहुत ज़्यादा लंघन करना, विषमाशन का प्रयोग करना आदि से वात का प्रकोप होता है। तब वात प्रकोप हो जाता है तो क्या होता है? उसका जो लक्षण मुख्य है कोष्ठ तोद संचरण होना प्रकट होता है। अभी इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? सिर्फ कोष्ठ पूर्णिता मतलब पेट ऐसा भरा भरा सा भारी भारी सा लगना। लेकिन जब अब क्या हो रहा है? कोष्ठ तो संचरण मतलब कि पेट में ऐसा महसूस होना जैसे कि वायु का संचरण हो रहा है। अब पित्त प्रकोप में क्या है? पित्त प्रकोप किस वजह से हुआ? क्रोध, शोक, परिश्रम, धूप का सेवन, कटु अम्ल लवण, उष्ण आहार, सरसों, दही, मद्य, अल्कोहल आदि का सेवन करने से पित्त का प्रकोप होता है। और इससे क्या लक्षण प्रकट होते हैं? अम्लिका, पिपासा, परिदाह होता है। अम्लिका मतलब एसिडिटी, पिपासा मतलब मुंह सूखना बहुत ज़्यादा, और परिदाह मतलब कि चेस्ट बर्निंग टाइप की जो लक्षण होते हैं, हाथ पैरों में जलन वगैरह जो लक्षण होते हैं, वो सब पित्त प्रकोप की वजह से होते हैं। फिर है कफ प्रकोप। तो दिन में सोना, श्रम नहीं करना, कोई मेहनत का काम नहीं करना, आलस्य करना, मधुर अम्ल लवण, स्निग्ध शीत गुरु कफवर्धक आहार, गेहूँ, जौ, दही, उड़द, खीर, अनूप मांस, जो जल में रहने वाले जीव हैं उनका मांस आदि खाने से कफ का प्रकोप होता है। जिससे कि लक्षण में क्या होगा? अन्न द्वेष, हृदय। अन्न द्वेष मतलब खाना खाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होना। हृदय क्लेद, हृदय क्लेद मतलब हृदय पे भारीपन जैसा महसूस होना। तो ये जो लक्षण हैं ये आपको कब प्रकट हो जाएंगे? प्रकोप अवस्था में। प्रकोप अवस्था कब आएगी? जब संचय अवस्था का हम चिकित्सा नहीं करेंगे। संचय अवस्था में जो विद्वेष लक्षण है, हेतु विद्वेष लक्षण, उस पर ध्यान नहीं देंगे और हम हेतु सेवन लगातार करते चले जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेज प्रकोप अवस्था आ जाती है। तो इस तरीके से ये संचय और प्रकोप है। आपको ध्यान से ये परिभाषा लिखनी है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। कोपस्तून मार्गितम लिंगानाम दर्शनम। ठीक है। नेक्स्ट है प्रशर। प्रशर मतलब होता है फैलना, स्प्रेडिंग। सो प्र प्लस सर्पणे प्रकर्षणे शरणे व आगे बढ़ना। इसका मतलब क्या होता है? सर्पणे रेंगना, प्रकर्षणे दूर जाना, शरणे बहना आदि जो मतलब होते हैं वो सब प्रसर में होते हैं। तेषामेभिरातांक विशेषै प्रकृतनाम किनव उदक पिष्ट समवाय इवोन्द्रिक्तानां प्रसरो भवति। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रकोपित अवस्था के आगे की अवस्था जिसमें कि दोष अपने स्थान से निकल के आगे की तरफ बह गए। जैसे आप पिष्ट समवाय मतलब उड़द की दाल और जो बैटल होता है, इडली डोसा वाला बैटल आप लोगों ने देखा होगा। अगर हम उड़द की दाल चावल को मिक्स करके रख देते हैं तो उसमें फर्मेंटेट होता है। फिर कुछ समय बाद फर्मेंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो पतीली में से बाहर गिरने लगता है। तो द सेम कंडीशन इज प्रशर अवस्था है, उसी को यहाँ पर बताया हुआ है। तो यदि प्रकोप अवस्था में चिकित्सा नहीं होती है तो दोष प्रसर अवस्था में चले जाते हैं। प्रकोपित दोष प्रसर करते हैं, जहाँ रुकते हैं वहीं विकार उत्पन्न करते हैं। मतलब पहले अपनी जगह पर इकट्ठे हो गए, प्रकोप अवस्था में ऊपर की तरफ बढ़ने लगे अपने स्थान से कि बिल्कुल अब अगर व्यक्ति ने हेतु सेवन नहीं रोका तो ये वहाँ से बाहर चले जाएंगे। प्रसर अवस्था में ये अपने स्थान से निकल के दूसरे स्थान को चलने लगते हैं। तब तक चलते रहते जब तक कि इन्हें कोई एक स्थान रुकने के लिए नहीं मिलता है, और जहाँ रुकने के लिए स्थान मिल जाता है वहीं रोग उत्पन्न हो जाता है। इसके लिए बताया है जैसे किर्ण, जल, पिष्टी आदि मिलाकर कुछ समय रखने पर फर्मेंटेशन होता है और बर्तन से बाहर आ जाता है। पित्त और कफ की गति वात के द्वारा होती है, वैसे ही प्रकोप प्रसर अवस्था भी होती है। तो प्रकोप प्रसर अवस्था में जो वात का गुण मुख्य हो जाता है, क्योंकि पित्त और कफ तो अपने अकेले नहीं जा सकते, उनकी गति वात के दोष के माध्यम से ही होती है। तो इसीलिए पित्त
पित्त और कफ के साथ में वात का दोष एसोसिएट होने से साथ में ही प्रकोप अवस्था, प्रसर अवस्था होती है। जैसे आकाश में जहाँ मेघ होते हैं वहीं वर्षा होती है, इसी प्रकार शरीर में जहाँ अधिक दोष कुपित होते हैं वहीं प्रसर होते हुए रोग होते हैं। तो जहाँ पर अधिक दोष इकट्ठे हो जाएंगे वहीं पर ही रोग होगा। प्रसिद्ध दोषों के अलग लक्षण हैं। विमार्गमन वायु आटा। अब क्या हो रहा है, विमार्गमन आयु मतलब वायु का जो प्रकोप होने के बाद जो प्रेशर हो रहा है वो कहाँ, विमार्गमन मतलब अपनी जगह से दूसरी इधर उधर जगह, तो बहुत ज़्यादा कभी सिर दर्द, कभी डकार, बहुत ज़्यादा आना, आटो, पेट फूलना। पित्त का क्या लक्षण है, ओस, चोष, दाह, धूम के समान लक्षण होता है। तो ये सभी लक्षण पित्त के होते हैं। कफ के आरोचक, अविपाक और अंगसा, तो छर्दी, वमन, अंगसा हाथ पैरों में दर्द, अविपाक मतलब कि इंडाइजेशन, अरोचक मतलब कि खाने की इच्छा नहीं होना। ठीक है, ये ओस, चोष, दाह, धूम ये पर्टिकुलर टर्म है पित्त के लिए, जिसमें कि ओंठों का जलना, चोष मतलब गले का जलना, दाह होना, धूम धुएं की जैसी प्रवृत्ति होना, ये सब इसके लक्षण होते हैं। तो प्रदोष ये सभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे पित्त के जो 7-8 गुण हैं, 10 गुण हैं अलग अलग जो चारों ने बताएं, उन गुणों का परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे कि पित्त का गुण है सायस, नीति, सूक्ष्म, लघु, विषम, सरम, द्रम। अब ये जो लक्षण हैं, अब एक आपने कुछ हेतुओं का सेवन किया 2-3 गुण बढ़े, फिर और हेतुओं का सेवन किया तो और गुण बढ़े, और जब इस हेतु के इतना हेतु सेवन हो गया कि 100% सभी गुण बढ़ गए तो फिर वो आगे की ओर चल पड़ते हैं। तो इसीलिए उनके सामने लक्षण पैदा होने लगते हैं। तब चिकित्सा में पहले स्थान दोष की चिकित्सा होती है, फिर आगंतुक दोष की चिकित्सा होती है। ये चिकित्सा का तृतीय क्रियाकाल है। तो क्या हुआ, अब ये प्रसार होते हुए किसी एक जगह पे पहुंच गए, जिस स्थान पे पहुंच गए तो जहां भी जब आप चिकित्सा शुरू करेंगे तो पहले उस स्थान की दोष की चिकित्सा करेंगे। मान के चलिए पित्त दोष अपने स्थान, पित्त का स्थान क्या है, ग्रहणी है नाभि के पास में, वहाँ से दोष चल के मान के चलो अब वायु के क्षेत्र में आ गया, ठीक है, नाभि के नीचे वाले क्षेत्र में आ गया प्रेशर करता हुआ। तो पहले आपको वात की चिकित्सा करनी है, फिर पित्त की चिकित्सा करनी है, मतलब पहले स्थानिक दोष की चिकित्सा करनी है, फिर आगंतुक दोष की चिकित्सा करनी है। यही चिकित्सा सिद्धांत है दोषों का। तो इसके लिए हमको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। प्रकोप, प्रेशर, स्थान, संचय, इन सब में हमें यही बताया जाएगा कि चिकित्सा कब किसकी कैसी करनी, कैसे रोग पैदा होता है। तो इस तरीके से ये प्रेशर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है स्थान संशय। स्थान संशय मतलब होता है स्थान मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस, संश्रय मतलब कि आश्रय देना, मतलब कि उसको वहाँ पर रुकना। स्थानीय संश्रय, स्थान संश्रय। प्रशतनाम पुनर्दोषाणाम स्रोतो वैगुण्यादय संघासा स्थान संश्रय। जो प्रशत फैलते हुए दोष हैं, स्रोतो वैगुण्य, स्रोतो वैगुण्य मतलब जो चैनल्स हैं वहाँ पर यदि कोई विकृति प्राप्त होती है तो वहीं पर रुक जाते हैं, वही स्थान संश्रय। इसको एग्जाम्पल छोटा सा, जैसे हमारे यहाँ वाटर सप्लाई है, पाइप में अलग अलग पानी बह रहा है, जहाँ पर भी पाइप में कुछ भी कचरा अटका हुआ है वहीं पानी रुक जाता है, वहाँ से पूरे में फिर फैलने लगता है। वही है कि आपके जो चैनल्स हैं बॉडी में, स्रोतास हैं अलग अलग, वहाँ पर जहाँ पर भी कुछ भी प्रॉब्लम है उन स्रोतास में, किसी भी तरीके का ब्लॉकेज, नैरोइंग कुछ भी हो, वहीं पर दोष रुक जाएंगे और वो वहाँ पर एक पर्टिकुलर स्थान में रुक के वहीं के स्थान की व्याधि को पैदा कर देते हैं। उपचार के अभाव में प्रकोपित दोष प्रसर के बाद जिस स्थान पर स्थित हो जाते हैं वहाँ पर रोग का प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। स्रोत खा वैगुण्यादि रोग का स्थान है और होने वाली व्याधि के पूर्व रूप यहाँ प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही स्थान वैगुण्य हुआ तो व्याधि के पूर्व रूप यहाँ पर प्रकट होंगे। अभी तक हम दोषिक रूपों को देख रहे थे, दोषिक रूप कैसे कैसे बढ़ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर रोग जिनको नाम दिए जाते हैं रोगों के, कई ज्वर हुआ, अतिसार हुआ, वमन हुआ, ये सब वो रोग पैदा हो जाएगा और उसका पूर्व रूप मतलब उसका प्रोडोमिनल जो साइंस होते हैं वो पैदा हो जाते हैं। इसे स्थान संशय कहते हैं। संस्कृत की दृष्टि से आपको ये श्लोक लिखने जरूरी हैं। इस प्रकार प्रसर दोष अनेक अनेक स्थानों में स्थित होकर अनेक अनेक रोग पैदा करते हैं। अब वो अलग अलग जगह जाएंगे और अलग अलग रोगों को पैदा करेंगे। अब उधर में हो गया संशय तो उधर की बीमारियों को करेगा, उधर है गुल्म है, अग्नि की मंदता है, अतिसार है, लक्षण पैदा हो जाएंगे। जत्रु के ऊपर मतलब जत्रु मतलब होता है क्लैविकल, तो ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वभाग के रोग हो जाएंगे, नाक के, कान के, सिर के, आँख के। अस्थि में जाएगा तो वात, रक्त, अस्थिगत वृद्धि, अस्थिसूर हो जाएगा। समस्त दोष शरीर में होते हैं तो ज्वर आदि रोग पैदा हो जाते हैं। जब रोग के पूर्व रूप प्रकट होते हैं तब चिकित्सा का चौथा क्रियाकाल होता है। दोषों के अनुसार रोगों की चिकित्सा करना, पूर्व रूप के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। स्थान संशय में दोषों का, स्रोतों का वैगुण्य होना आवश्यक है, तभी प्रसर हुए दोष रोक सकते हैं और रोग को पैदा करने में सफल होते हैं। तो एक प्रकोपित दोषों का एक सैलाब चला जा रहा है। जैसे ही कहीं भी स्रोतों में, चैनल्स में ऐसी स्थिति मिलती है कि वो वहाँ रुक सकें, बस जैसे ही वो रुकने की स्थान उनको मिलता है वहीं स्थान संशय होता है, वहीं पूर्व रोग पैदा होते हैं, व्याधि स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से ये कुछ परिभाषाएं हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर की हैं। षट क्रियाकाल के आपके ऑलमोस्ट सभी हैं, 2-3 चीज़ें और हैं वो भी इसी में बता देंगे हम। तो इस तरीके से ये परिभाषा लिखनी है संस्कृत में। आपको संस्कृत का सूत्र लिखना है और उसको फिर डिटेल में लिखना है। सिर्फ 2-3 लाइन में आंसर नहीं लिखा जाता है,
ठीक है। तो एक 5 नंबर के क्वेश्चन में हमको कितना लिखना चाहिए उतना मैंने यहाँ मैटर बनाया है। आप लोग इसको अच्छे से लर्न करके और इनको एग्ज़ाम में लिखने की कोशिश करिए। अगर ये वीडियो को जिन बच्चों को आवश्यकता है उनको शेयर करिए, जिससे कि वो एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे परफॉर्म कर सकें। और यदि आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियोस अच्छे हैं तो थोड़ा सा लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।